अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हमने बात करनी है अस्थमा या दमा के बारे में, जो कि एक सांस की बड़ी अहम बीमारी है। सबसे पहले तो हम सांस की ये जो बीमारी है अस्थमा, इसका फ़र्क समझेंगे। सांस की एक दायमी मर्ज होती है जिसको हम कहते हैं COPD यानी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। दमा में और COPD में ये फ़र्क है रिवर्सिबिलिटी का। रिवर्सिबिलिटी कहते हैं जो चीज़ वापस जा सकती हो। जो दमा है ये रिवर्सिबल है कि जब भी दमा का अटैक होता है तो इसको दवाइयों की मदद से 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में नॉर्मल किया जा सकता है, जिसमें हफ्ता भी लग सकता है। लेकिन जो क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है वो इरिवर्सिबल बीमारी है सांस की नालियों की, क्योंकि ये दोनों जो बीमारियां हैं आमतौर पे दोनों को सांस की नालियों की बीमारी समझा जाता है। लेकिन COPD का जो एक एलिमेंट होता है वो एम्फाइजीमा भी होता है, तो वो जो है वो फेफड़ों के अंदर जो उसका अपना मटेरियल होता है फेफड़ों का, तो वो भी उसमें शामिल हुए होते हैं। तो वो मेरी कोशिश होगी कि जब मैं COPD पे कोई बनाऊंगा वीडियो तो मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। तो सांस की जो दायमी मर्ज होती है ये इरिवर्सिबल है, क्रॉनिक है, बार बार अटैक होते हैं। आमतौर पे सिगरेट पीने वाले लोगों को होती है और उम्र ज्यादा होती है उन लोगों की। लेकिन जो दमा है, जिसको हम एस्थमा भी कहते हैं या बाज लोग इसको एज़मा कहते हैं, जो अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन है, तो एस्थमा जो है ये सांस की एक रिवर्सिबल बीमारी है। यानी सांस की जो नालियों की जब मैं बात करता हूं तो ये ट्रेकिया है हमारा, यानी खुराक की नाली के आगे जो होता है वो ट्रेकिया होता है। वो जो ट्रेकिया है वो दो नीचे जाके जो एक कैराइना का एरिया होता है वहां पे ये तकसीम होता है 2 नालियों में, जिसको हम कहते हैं ब्रोंकाइज। और वो फिर जाके मजीद छोटी छोटी नालियां बनाते हैं जिनको हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं, और उनके आखिर पे वो अंगूर के गुच्छे लगे होते हैं जिनको हम एल्वियोलाई कहते हैं। तो ये जो ब्रोंक्यूल्स हैं ये प्राइमरी हैं, सेकेंडरी हैं, टर्शरी हैं और फिर टर्मिनल या रेस्पिरेटरी हैं। तो सांस की नालियों की जो तंगी होती है और जो रिवर्सिबल है कि जिसको हम दवाइयों की मदद से ठीक कर सकते हैं जब भी अटैक होता है, तो उसको हम कहते हैं दमा की बीमारी, जो कि पाकिस्तान में बाकी सारी दुनिया की तरह बहुत ज्यादा है। और पाकिस्तान जैसे मुल्कों में इसलिए कि जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जितने भी तरक्की पजीर ममालिक हैं, वहां पे क्योंकि एलर्जी का इशू बहुत ज्यादा होता है, वहां पे डस्ट बहुत ज्यादा होती है, वहां पे एलर्जेंस बहुत ज्यादा होते हैं, तो आमतौर पे अस्थमा जैसी बीमारियां भी निस्बतन ज्यादा पाई जाती है हमारे इलाकों में। आमतौर पे जो अस्थमा की बीमारी है वो बच्चों में या लड़कपन में इसकी तशखीस हो जाती है, लेकिन जो बड़े हैं उनके अंदर भी अस्थमा पाया जाता है। लेकिन जो COPD है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है, तो वो आमूमी तौर पे बड़े लोगों में या ज्यादा उम्र के लोगों में इस बीमारी का होता है कि पता चलता है। तो जो दमा की बीमारी है, बाज़ औक़ात उसमें जो सांस की नाली ब्रोंक्यूल्स जिसकी मैं बात कर रहा हूं, तो बाज़ औक़ात उसके पट्ठों का जकड़ा होता है जिसको हम स्मूथ मसल कहते हैं, और बाज़ औक़ात वहां पे म्यूकस यानी जो रेशा होता है उसके फंसने की वजह से हो जाता है, और बाज़ औक़ात इन्फ्लेमेशन यानी जो इन्फेक्शन टाइप की सूरत हाल बनती है, तो वो इन्फ्लेमेशन जो है वो वजह बनती है। तो ये वो मुख्तलिफ वजूहात हैं कि जिसमें जो पट्ठे हैं सांस की नालियों के, उनका खिंचाव होना, रेशे का फंस जाना, या किसी भी एलर्जी का जो एलिमेंट होता है जिसको हम एलर्जन कहते हैं, उसके बाद जो एक रिस्पॉन्स आता है हमारे जिस्म में और इन्फ्लेमेशन का होना, ये वजूहात बनती हैं दमा होने की। दमा का जो मरीज है वो अगर उसको अलामात क्या होंगी, उसको सांस की तकलीफ होगी, उसको सांस लेने में रुकावट होगी, क्योंकि जो अस्थमा है वो सांस को अंदर लेके जाने का प्रॉब्लम नहीं है, वो बल्कि सांस को बाहर निकालते हुए ज्यादा प्रॉब्लम बनता है। क्यों जो सांस हम अंदर लेके जाते हैं इसको हम कहते हैं इंस्पायरेशन, और जो हम सांस बाहर निकालते हैं इसको हम कहते हैं एक्सपायरेशन। तो ये एक्सपायरेशन के दौरान जो मसल्स होते हैं सांस की नालियों या ब्रोंक्यूल्स के और ब्रोंकाइज के, तो वो उनकी कॉन्स्ट्रिक्शन होती है या उनमें तंगी आ जाती है। फर्ज करें कि अगर ये आप पाइप देख रहे हैं कि जो नॉर्मल है, तो उसमें नर्विंग हो जाएगी। जब नर्विंग होगी तो एक तो ये कि इन मरीजों को सांस बाहर निकालने में मसला होता है, फिर ये ज्यादा से ज्यादा सांस लेने की कोशिश करते हैं जिसको हम टेकिपनिया कहते हैं, और डिस्निया कहते हैं जब सांस लेने में रुकावट हो। तो आमतौर पे जब ये जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप किसी तंग जो एक पाइप है उसमें से हवा गुजारें तो फिर आपको सीटियों की आवाज़ें आएंगी। तो ये जो लोग हैं इनको जब सांस खराब होता है तो साथ साथ सीटियों की भी आवाज़ें आती हैं जिसको हम वीज कहते हैं।
और आम तौर पे तो जब हम सांस लेते हैं तो हमारे कुछ ऐसे मसल्स होते हैं गर्दन के आसपास जिनको हम एसेसरी मसल्स कहते हैं, या जो हमारी चेस्ट है उसमें कुछ मसल्स होते हैं जिनको हम इंटरकॉस्टल मसल कहते हैं, तो उन पट्टों को हम इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन जब किसी को अस्थमा का अटैक हुआ तो आप लोग अक्सर गौर करेंगे कि उनके ये पट्टे भी, उनमें खिंचाव पैदा हो रहा होता है हर सांस के साथ, तो इन्हें कहते हैं कि हम एसेसरी जो मसल्स हैं उनका भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं जब अस्थमा का अटैक होता है किसी को। और अगर अटैक बहुत ज़्यादा बहुत शिद्दत के साथ हो तो इन लोगों के जो हाथ हैं और इनका जो चेहरा है और जो जुबान है वो नीला पड़ना शुरू हो जाता है, पड़ जाती है, जिसको हम कहते हैं सायानोसिस। तो दमा का जो मरीज है उसको सांस की तकलीफ होगी, आमतौर पे कोई ना कोई एलर्जन होता है, जैसे बाज़ लोगों को ठंडक की वजह से ये प्रॉब्लम बन जाता है, बाज़ लोग अगर किसी पार्क में जाते हैं तो वहाँ पे पोलन या कोई भी एलर्जी होती है कि उसकी वजह से बनता है, बाज़ लोगों में स्ट्रेस की वजह से जो दमा है उसका अटैक शुरू हो जाता है, और बाज़ लोगों में अगर गले की खराबी हो जाए, कोई इन्फ्लुएंजा हो जाए तो वो भी एक वजह बन जाती है, और बाज़ लोगों में तो जो दर्दों की दवाइयाँ होती हैं जिनको हम नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स या एनसेड कहते हैं वो वजूहात बनती हैं। और एक कैटेगरी ऐसी भी होती है मरीजों की कि जब वो कोई एस्प्रिन लेती है तो उससे सांस खराब हो जाता है, और इनको हम कहते हैं हम सेम्टर्स ट्रायड। जो सेम्टर्स ट्रायड है उसमें क्या होता है कि मरीज दमा का होता है, उसके जो नाक है उसमें भी इन्फेक्शन होती है और इसको छींके बहुत आती हैं, साइनसिस का प्रॉब्लम होता है जिसको हम राइनोसाइनोसाइटिस कहते हैं, और नाक में पोलिप्स बनते हैं। पोलिप्स भी क्या होते हैं कि अंगूर की तरह की झिल्ली है जो बाहर आती है बच्चों में या बड़ों में, तो इसको हम सेम्टर्स ट्रायड कहते हैं। तो ये लोग जब दर्द की कोई गोली या एस्प्रिन खाते हैं तो इनमें दमा का अटैक हो जाता है। तो जब भी किसी को दमा का अटैक होता है और उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो कुछ टेस्ट होते हैं जो आपका डॉक्टर आपके करता है, जिससे पता चलता है कि दमा का अटैक है नहीं है, किस हद तक शिद्दत का है, क्योंकि जो इलाज है वो भी फिर इसी चीज़ पे उसका इन्हिसार होता है। जैसे मिसाल के तौर पे जो दमा का अटैक की सूरत में जब डॉक्टर के पास जाएं तो डॉक्टर आपका एक टेस्ट करते हैं जिसको हम कहते हैं PFTs, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, या उसको स्पायरोमीट्री भी कहते हैं। स्पायरो का मतलब होता है सांस यानी ब्रेथ, जैसे हम कहते हैं ना इंस्पायर अंदर लेके जाना सांस को, एक्सपायर बाहर निकालना सांस को, तो स्पायरो का मतलब होता है सांस और मीट्री होता है मापना। तो स्पायरोमीट्री कहते हैं हम एक ऐसे आला जिसकी मदद से हमारे सांस को मापा जाता है कि वो कितना सख्त है, कितना बड़ा है, कितना स्ट्रॉन्ग है। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं कि जो स्पायरोमीट्री में डॉक्टर जो होता है आपका, यानी जब किसी को दमा का कोई मरीज होता है तो वो पल्मोनोलॉजिस्ट के पास जाता है, तो स्पायरोमीट्री में क्या करते हैं कि ये देखते हैं कि आपका डॉक्टर आपको कहेगा कि आपने गहरा सांस अंदर ले जाके, तो एक हुक्के की टाइप की वो आपको एक पाइप देंगे और आपने उसके अंदर जोर से सांस उसके अंदर फेंकना है। यानी पहले आपने इंस्पायर किया, सांस को अंदर लेके गए, फिर आपने जोर से सांस को मारा, तो वो जो मशीन है वो कुछ डिजिट बताती है, वो जो डिजिट होंगे या वो जो रीडिंग होगी उससे ये पता चलेगा कि आपको सांस की बीमारी यानी दमा है या नहीं है। मैं आपको कुछ चीजें इस बारे में बता देता हूं, PFTs पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट या स्पायरोमीट्री के बारे में, कि जो हम रूटीन में सांस लेते हैं, जैसे आराम से सांस लिया फिर वो बाहर निकला रूटीन में, उसे हम कहते हैं टाइडल वॉल्यूम, यानी हवा की या सांस की वो मिकदार जो हम रूटीन में बैठे हुए सांस को अंदर लेके जाएं या बाहर निकालें, उसे कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। लेकिन फर्ज करें कि मैं सांस को अगर मैं नॉर्मल लेता हूं उसके बाद भी मैं जोर से अंदर सांस जितना खींच सकता हूं तो उसे हम कहते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और एक होता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है कि जब हम सांस नॉर्मली बाहर निकालते हैं उसके बाद भी अगर आप जोर लगा के निकाल पाए तो उसे कहते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। लेकिन सांस की एक खास मिकदार वो भी है, या हवा की हमारे फेफड़ों में वो मिकदार है जिसको हम निकाल ही नहीं पाते किसी भी तरह से, उसको हम कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। तो ये जो आप हमारा स्पायरोमीट्री का टेस्ट होता है ये हमारे इन तमाम के बारे में पता करता है, और अगर एक सेकंड के अंदर हम जोर लगा के जितना भी सांस बाहर निकाल सके इसे कहते हैं फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकंड, ये हमारा ड्रॉप हो जाता है अगर हम दमा के मरीज हैं। और इसी तरह एक होती है वाइटल कैपेसिटी और एक होती है फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी किसे कहते हैं कि जो रेजिडुअल वॉल्यूम है, रेजिडुअल वॉल्यूम है कि जो आप जितना मर्जी जोर लगा लें, एक वॉल्यूम ऐसा है जो आपके फेफड़ों में रहता है वो तकरीबन 1 लीटर के करीब होता है जिसको आप निकाल नहीं पाते। उसके अलावा जो बाकी सारा है जिसमें आपका टाइडल वॉल्यूम है, जिसमें आपका एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, इस सब को हम कहते हैं वाइटल कैपेसिटी। मिसाल के तौर पे अगर कोई डॉक्टर आपको कहता है कि आप जोर से पहले अंदर सांस लें और फिर जोर से उस मशीन में आप जोर से हवा मारें, तो
वो जो रीडिंग आएगी उसे कहते हैं फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी। अगर किसी में फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड यानी FeV1 कम हो जाए और 80% से कम हो जाए, और इसी तरह FeV1 ओवर FVC की जो परसेंटेज है और ये 70% यानी 0.70 से कम हो जाए, 70% से कम हो जाए, और तो इसका मतलब है कि चांसेस यही हैं कि उस मरीज को दमा की बीमारी है। लेकिन इन मरीजों के अंदर रेजिडुअल वॉल्यूम ज्यादा होता है, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी ज्यादा होती है। जो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी है वो हम कहते हैं कि जो रेजिडुअल वॉल्यूम था जो अंदर रह गया था जिसको हम निकाल नहीं सकते, और साथ जो होता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो ये इन दोनों के कॉम्बिनेशन को फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी कहते हैं। देखें दोस्तों, ये जो दमा है इसमें सांस के अंदर जाने का मसला नहीं है, फेफड़े तो भरे हुए होते हैं जो हवा से, लेकिन सांस को बाहर निकालने का मसला है। इसीलिए सीटियां भी, अभी अजान है तो मैं आपको अजान के बाद मजीद बताता हूं। जी दोस्तों, अजान के बाद खुश आमदीद। अब मैंने जो आपको ये पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, ये स्पायरोमीट्री बताया है, तो आपने इससे परेशान नहीं होना कि ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। मैं इसको बिल्कुल एक आसान तरीके से आपको बता देता हूं कि आपका डॉक्टर जो आपका वो टेस्ट करेगा कि वो हुक्के जैसी चीज होती है जिसके अंदर आपने सांस जोर से खींच के और फिर जोर से निकालना होता है, तो उसमें कुछ ऐसी चीजें डॉक्टर आपका जो पल्मोनोलॉजिस्ट है वो नोट करेगा, जिससे फिर वो आपको आखिर में ग्राफ देगा। और जब आपका पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट या स्पायरोमीट्री होता है तो आपका डॉक्टर आपको, अगर आपकी हालत ख़राब है और आपका डॉक्टर देखता है कि आपका जो स्पायरोमीट्री है उसके ऊपर वो मसला आ रहा है, तो वो आपको वक्ती तौर पे एक दवाई देगा इनहेल करने के लिए, यानी भाप लेने के लिए, जिसको या पंप की शक्ल में, इनहेलर की शक्ल में, या नेबुलाइजेशन की शक्ल में, जिसको हम कहते हैं शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट। तो जैसे कि साल्ब्यूटामोल एक बड़ा मशहूर जेनरिक नेम है। तो अगर उसके इस्तेमाल के बाद दोबारा फिर आपका वो टेस्ट ये रिपीट करेगा, अगर उसके अंदर 12% या उससे ज़्यादा बेहतरी है तो इसका मतलब है कि वो आपको प्रॉब्लम हो सकता है कि दमा का ही हो। और बाज़ औक़ात क्या होता है कि अगर अटैक के बाद आमतौर पर आपकी स्पायरोमीट्री नॉर्मल आती है, तो आपका डॉक्टर उस चीज को चेक करने के लिए कि दरअसल ये अस्थमा ही है लेकिन इस वक्त ये स्पायरोमीट्री में नहीं आ रहा है, तो वो आपको आपका इसी के साथ एक टेस्ट करता है को मेथाकोलिन चैलेंज टेस्ट उसे हम कहते हैं, कि एक दवाई दी जाती है आपको जो आपके जो सांस की नालियों में, अगर आपको दमा के मरीज हैं तो वो रुकावट डालती है, और जब रुकावट डालती है तो आपका ये जो फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम है इन 1 सेकेंड यानी 1 सेकेंड में जो आपका हुआ था, तो वो 80% से नीचे, वो 20% से नीचे ड्रॉप हो जाता है, क्योंकि नॉर्मल 80% से ज्यादा होता है। तो अगर वो 60% या उससे नीचे आ जाता है इस दवाई के टेस्ट के इस्तेमाल के बाद, तो इसे हम कहते हैं मेथाकोलिन चैलेंज टेस्ट। तो ये चीज भी उस तरफ इशारा करेगी कि आपको अस्थमा का ही प्रॉब्लम है। वो ग्राफ हमें ये बता देता है कि ये दमा ही है और ये जो सांस की रुकावट वाली बीमारी है। तो ये टेस्ट आपका जो स्पायरोमीट्री है, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट है। इसके अलावा जो और टेस्ट किया जा सकता है या जो आपका डॉक्टर करेगा वो है आपके ABGs या आर्टीरियल ब्लड गैसेज, जिसमें आपकी खून की जो नाली है जिसको हम आर्टरी कहते हैं, तो ये रेडियल आर्टरी ये होती है जहाँ पे हमने ये हमारी कलाई होती है, तो यहाँ से वो ब्लड का सैंपल लेंगे और उसके बाद वो ये कुछ उसके अंदर देखेंगे। मसलन क्या देखेंगे, आमतौर पे ऑक्सीजन थोड़ी कम होती है, कार्बन डाइऑक्साइड शुरू में कम होती है, और इसको हम कहते हैं तेजाबियत भी कम होती है, यानी अल्कलोसिस होती है रेस्पिरेटरी। लेकिन जैसे जैसे हालत ख़राब होती है या अगर वक्त गुजरने के साथ साथ किसी का सांस बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए तो फिर इसमें तेजाबियत बढ़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती है, तो इसे हम कहते हैं टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर। ये एक अलग चीज़ है, यानी उस ब्लड के सैंपल से आपका डॉक्टर अंदाज़ा लगाएगा कि आपको जो दमा है वो किस हद तक आपको इस वक्त प्रॉब्लम कर रहा है। और एक जो और अहम टेस्ट है वो है चेस्ट का एक्सरे। जो चेस्ट एक्सरे होता है, मैंने आपको जैसे पहले बताया कि इसमें सांस लेके जाने का मसला नहीं है, निकालने का मसला है। तो आमतौर पे आपका जो एक्सरे है वो ज्यादा काला नजर आएगा, फेफड़े बड़े नजर आएंगे, और जो डायफ्राम ये मसल होता है जो जिसकी मदद से हम सांस लेते हैं, जो हमारे पेट और चेस्ट के दरमियान है या फेफड़ों के दरमियान है, तो वो नीचे की तरफ हुआ होता है, वो फ्लैट हुआ होता है। और ये एक्सरे होता है, तो एक्सरे पे भी कुछ चीज़ों का पता चल जाता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है आपका स्पायरोमीट्री या पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। जब एक दफ़ा ये पता चल गया कि आपको जो दमा है वो है या नहीं और आपको शिद्दत कितनी ज़्यादा है, तो फिर आती है बारी इलाज की। इलाज को हम तकसीम कर सकते हैं 2 मेन चीज़ों में। एक तो ये कि आपको अटैक कितना ज़्यादा है और उस वक्त आपको क्या दवाई मिलनी चाहिए, और जब अटैक ख़त्म हो जाता है तो फिर घर के लिए क्या दवाई होती है। ये जो मेरी वीडियोस हैं ये एक अमूमी इल्म के लिए हैं।
ये सारे फैसले आपका जो डॉक्टर जो आपको चेक करेगा, क्योंकि हम स्टेथोस्कोप, हम जो ये आर्म स्टेथ लगाते हैं गले में, हम उसकी मदद से भी जो लोग हैं उनको मैं आपको स्टेथ दिखा देता हूँ। ये है स्टेथोस्कोप। मुझे यकीन है आप सब लोग इससे वाकिफ होंगे। इसको हम अपने जुबान में पाकिस्तानी हम आमतौर पे इसको टूटी भी कहते हैं, जो आम लोग होते हैं, लेकिन ये हमारी स्टेथोस्कोप है कि जिसमें हमारा एक ये डायफ्राम होता है और ये बेल होती है, ठीक है। और हम कोई भी डॉक्टर जो है, जो आपका पल्मोनोलॉजिस्ट आपको चेक करेगा, तो वो इसको कान में लगा के तो आपको कहेगा कि आप लंबे और गहरे सांस लें। अब वो इस डायफ्राम की मदद से फिर देखता है कि आपका जो सांस है वो कैसा आ रहा है, कि वो ज़्यादा है, यानी सांस ब्रेथ साउंड जिनको कहते हैं, कम है, और उसके अंदर फिर डॉक्टर को असेसमेंट होती है कि उसमें एक चीज़ होती है जिसको हम रोंकाई कहते हैं। रोंकाई हमें ये बताता है कि सांस की नालियों में तंगी है। और एक होते हैं क्रेप्स। क्रेप्स होता है जिनका दिल फेल होता है, तो उनमें हमें एक खास किस्म की आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कि पत्तों की सरसराहट, ये जो खुश्क पत्ते हैं उनको टूटना, इसको हम कहते हैं। लेकिन जब आपको कोई सीटियों की आवाज़, जैसे हवा जा रही है किसी पाइप से बाहर निकल रही है, तो वो हमें रोंकाइज आते हैं, वो बताते हैं कि ये दमा का पेशेंट है, सांस की नालियों की तंगी का है। तो उसका हमें पता चलता है इस स्टेथ की मदद से। ये है वो स्टेथोस्कोप। और ये जो स्टेथोस्कोप है, इस पे ये होता है कि शुरू में तो जो रोंकाइज आती हैं, लेकिन अगर किसी को बहुत शिद्दत से अटैक हुआ हो तो फिर ये ब्रेथ साउंड्स जो है नीचे जाना बहुत कम हो जाती हैं। तो जब आपके डॉक्टर को ये पता चल गया कि आपको एक्यूट अटैक है, फौरी तौर पे अटैक हुआ है, तो वो क्या दवाइयाँ आपको दे सकते हैं। मैं आपको ब्रांड्स नहीं बताऊंगा, मैं आपको जेनरिक बताऊंगा, ताकि आपको एक बुनियादी इल्म आए। लेकिन जो ब्रांड्स होते हैं वो आपका डॉक्टर आपको बताएगा, क्योंकि ब्रांड्स अलाउ नहीं होते इस तरह के प्लेटफॉर्म पे जिस पे मैं आपको बात कर रहा हूँ। सबसे जो अहम दवाई है जब आपको किसी को भी दमा का अटैक हो, तो वो होता है बीटा 2 एगोनिस्ट हम कहते हैं, या बीटा 2 एड्रीनो रिसेप्टर एगोनिस्ट। या ये क्या करते हैं कि ये जो और ख़ास तौर पे शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट, यानी उसकी दो कैटेगरी हैं, लॉन्ग एक्टिंग और शॉर्ट एक्टिंग। जो लॉन्ग एक्टिंग है वो बाद में मैं उसका जिक्र करता हूँ कि वो कहाँ पे हम देते हैं। जो शॉर्ट एक्टिंग है उसमें पाकिस्तान में जो बहुत मशहूर है वो जेनरिक नेम है सेल्ब्यूटामोल। बाहर की दुनिया में एल्ब्यूटरॉल के नाम से है, तो पाकिस्तान में सेल्ब्यूटामोल है, मुख्तलिफ ब्रांड नेम से आता है। तो ये जो वो पट्टे जिनके अंदर तंगी आई हुई होती है, तो उनको रिलैक्स करता है, तो ताकि वो सांस की नाली खुलती है और इंसान का सांस बेहतर होता है। ये जो शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 रिसेप्टर एगोनिस्ट है, या जिसको SABAB हम प्रोनाउंस करते हैं, तो ये आमतौर पे हम नेबुलाइज करवाते हैं। हम एक इनहेलर की शक्ल में भी दे सकते हैं, जिसे पफ लोग लेते हैं, जो आम लोग इसको पंप कहते हैं, और इसको हम जो नेबुलाइज यानी भाप की शक्ल में भी लोगों को देते हैं। लेकिन मकसद क्या होता है, ताकि ये सांस की नालियों में जाए और उनके जो मसल्स हैं, पट्टे हैं, उनको रिलैक्स करे। एक तो ये हम देते हैं, और दूसरा यानी ये मैं बात कर रहा हूँ जब किसी को अटैक हुआ है। दूसरा, हम साथ ही जो शॉर्ट एक्टिंग है, एक मस्करीनिक रिसेप्टर होते हैं इसके ऊपर, तो उनको ब्लॉक करने के लिए उनके एंटेगोनिस्ट के तौर पे, यानी वो दवाई जो उनको एंटेगोनाइज करे उन रिसेप्टर को, तो उसको देते हैं। उसको हम कहते हैं शॉर्ट एक्टिंग मस्करीनिक एंटागोनिस्ट। तो उसमें जो बड़ा मशहूर नाम है वो है इप्राट्रोपियम। ये भी जेनरिक नेम है। कभी भी इसको अकेले नहीं देते, बल्कि जो SABA यानी शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट के साथ मिला के देते हैं। और ये भी क्या करता है कि उन मसल्स को रिलैक्स करेगा, ताकि सांस जो है वो लेने में आसानी हो। जब किसी को बहुत एक्यूट अटैक हुआ हो, जब दमा का बहुत ज़्यादा अटैक हुआ हो, तो फिर स्टीरॉयड दिए जाते हैं। उन्हें हम कहते हैं सिस्टेमिक स्टीरॉयड, कार्टिकोस्टीरॉयड, यानी कि जैसे हाइड्रोकॉर्टिसोन है या प्रेडनिसोन है, तो ये दी जाती हैं, ताकि जो स्टीरॉयड होते हैं, मैंने जैसे पहले जिक्र किया था कि इन्फ्लेमेशन जो है एक वजह होती है दमा के अटैक की, तो वो एंटी इन्फ्लेमेटरी के तौर पे देते हैं। आमतौर पे हम इंट्रावीनस देते हैं, लेकिन बाज़ का डॉक्टर्स इनको भी पफ के जरिए, इनहेलर के जरिए या नेबुलाइजेशन के जरिए, बैक्लोमेथासोन जो है बड़ा मशहूर एक जेनरिक नेम है, तो वो भी देते हैं। तो अभी तक शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट, शॉर्ट एक्टिंग मस्करीनिक एंटागोनिस्ट और स्टीरॉयड देते हैं। तो आमतौर पे इसी से ही मरीज जो है बेहतरी की तरफ चला जाता है। लेकिन अगर मरीज को बेहतरी ना आए, तो फिर हमारे पास क्या ऑप्शन बचते हैं कि हम मरीज को बाज़ का तो हम एक मिथाइल जेंथीन्स होती हैं कि जो थियोफाइलिन वगैरह,
वो आपके डॉक्टर दे सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो थोड़ा सा डेंजरस होता है हार्ट के पेशेंट्स के लिए, वो ठीक नहीं होता, वो दिल के रिदम को ख़राब करता है, तो डॉक्टर जो है वो बड़ा सोच समझ के देते हैं। और जाहिर है ये जितने भी मैं बात कर रहा हूँ ये डॉक्टर की मौजूदगी में ही आपका ट्रीटमेंट होगा। और अगर फिर भी अटैक बेहतर ना हो रहा हो तो फिर मैग्नीशियम सल्फेट है, आपका डॉक्टर इंजेक्शन लगवाता है बड़े तरीके से, बड़ी उसको महलूल में बना के, और सोच समझ के ये चीज़ भी दी जाती है। तो ये है एक्यूट अटैक की शक्ल में, और जाहिर है साथ में आपको ऑक्सीजन भी लगाई जाएगी ताकि आपको जो सांस में आसानी पैदा हो। तो ये है एक्यूट अटैक की शक्ल में, जिसको हम कहते हैं एक्यूट एक्सेसरबेशन ऑफ एस्थमा। तो उसके लिए डॉक्टर आपको मैनेज करते हैं। लेकिन जब डॉक्टर आपको घर में इलाज के लिए भेजते हैं, या लंबा इलाज कहते हैं जिसको, या मेंटेनेंस ट्रीटमेंट कहते हैं, तो उसके लिए जो आपका डॉक्टर है वो ये फैसला करेगा कि आप किस कैटेगरी में फॉल होते हैं। आप एक ऐसी कैटेगरी में आते हैं जो कभी कभी अटैक होता है, आप एक हल्की कैटेगरी में आते हैं जिसको बहुत ज़्यादा ये अटैक रहता है अक्सर, आप दरमियानी कैटेगरी में आते हैं जिनको मसला रहता है, या आप बहुत सख्त किस्म की कैटेगरी में आते हैं कि मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं ये सारा। वो लोग दमा के जो हल्की कैटेगरी में कभी कभी अटैक, जिसको हम माइल्ड इंटरमिटेंट अटैक कहते हैं, ये वो लोग हैं जिनको हफ्ते में 2 दिन से कम ही अटैक होता है। यानी एक हफ्ते में 2 दिन से कम होगा या 2 दिन होगा, और एक महीने में 2 रातों से कम होगा या 2 रात होगा। तो इसको हम कहते हैं माइल्ड इंटरमिटेंट। तो इसमें आपका डॉक्टर अक्सर आपको दवाइयां रूटीन में नहीं देंगे, बल्कि वो आपको सेल्ब्यूटामोल, जो शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट हैं, उनका पंप दे देगा, इनहेलर दे देगा कि जब भी आपका सांस खराब हो तो ये आप 2 या 3 या 4 जितना वो मुनासिब समझते हैं आपने ये पफ ले लेने इतनी मरतबा। इसके बाद और आमतौर पे जो पीएफटी का रिजल्ट है, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट है, वो इस कैटेगरी में 80% से ज्यादा ही रिपोर्ट आती है। दूसरी कैटेगरी आती है माइल्ड परसिस्टेंट। माइल्ड परसिस्टेंट का मतलब है अटैक तो हल्का होगा लेकिन वो अक्सर रहता है, एक हफ्ते में 2 जो दिन है उससे ज्यादा होता है, लेकिन डेली नहीं होता। इसी तरह एक महीने में 2 रातों से ज्यादा अटैक हो जाएगा। और क्योंकि जो दमा के मरीज हैं उनमें जो अक्सर ये हालत उनकी खराब होती है, उनको अटैक होता है या तो रात के वक्त होता है या सुबह के वक्त होता है, बिल्कुल जब सुबह यानी जाग रहे होते हैं लोग तो उस वक्त होता है। तो जो माइल्ड परसिस्टेंट है उसमें क्या करेंगे कि आपके जो डॉक्टर हैं वो आपको एक लॉन्ग टर्म की कोई दवाई दे देंगे, यानी स्टीरॉयड को हम कहते हैं ICS, इनहेल्ड कार्टिकोस्टीरॉयड। लो डोज पे जो कोई बेक्लोमेथासोन जो है, हो सकता है कि उसका कोई इनहेलर आपका जो डॉक्टर है वो आपको तजवीज़ कर दे। ये सारे जेनरिक नेम मैं आपको बता रहा हूँ। इसका तरीका मैं आपको एक समझा देता हूँ कि जब भी मेरी किसी वीडियो में आपको जेनरिक नेम मिले और आप ब्रांड जानना चाहते हो तो आप उस जेनरिक नेम को लिखें, जैसे बेक्लोमेथासोन, आगे लिखें ब्रांड्स इन पाकिस्तान, तो आगे इमेजेस को दबा दें, तो हो सकता है आपके डॉक्टर ने उनमें से कोई आपको तजवीज़ की हो। यानी जेनरिक लिखें, आगे लिखें ब्रांड्स इन पाकिस्तान, और इमेजेस यानी पिक्चर्स को दबा दें तो वो चीज़ नज़र आ जाएगी। तो अब जो माइल्ड परसिस्टेंट है, जिसमें महीने में 2 नाइट से ज़्यादा अटैक हो रहा है और एक हफ्ते में 2 दिन से ज़्यादा हो रहा है लेकिन रोज़ाना नहीं हो रहा है, तो उस सूरत में डॉक्टर आपका लो डोज पे आपको स्टीरॉयड का इनहेलर दे देगा, और हालत ख़राब होने की सूरत में सेल्ब्यूटामोल का जो इनहेलर है उसके पफ आपको बता देगा कि जब भी ज़रूरत पड़ेगी। तीसरी कैटेगरी आती है मॉडरेट परसिस्टेंट। मॉडरेट परसिस्टेंट का मतलब है कि दिन में एक हफ्ते में काफ़ी दफ़ा हालत ख़राब हो रही है, और महीने में भी 3-4 दफ़ा रात को हालत ख़राब हो जाती है, या रोज़ाना भी बाज़ इस तरह के मरीज को अटैक होने का डर होता है। और जो कैटेगरी थी माइल्ड परसिस्टेंट की, उसमें जो रहती है ये FEV जिसको हम कहते हैं, यानी कि वो जो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट है, तो उसमें FEV1 यानी फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के अंदर जो आपने हवा मारी थी वो 80 से तो कम होगी लेकिन बहुत ज्यादा कम नहीं होगी। लेकिन तीसरी कैटेगरी में वो 60 और 80% के दरमियान होगी, यानी 60 से 80% के दरमियान, जो नॉर्मली 80 से ज्यादा होती है। तो इसमें आपका डॉक्टर आपको या तो जो आपको जो इनहेलर दिया था स्टीरॉयड का इनहेलर दिया था लो डोज का, उसके साथ वो लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट दे देंगे। अब ये जो लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट है, ये भी वो बीटा रिसेप्टर को पे जो मसल्स होते हैं, ये मसल्स के ऊपर जो रिसेप्टर होते हैं सांस की नालियों पे, तो उन पे अमल करता है, लेकिन ये लंबे अरसे के लिए काम करते हैं, काफी इसका टाइम। तो इसको सॉल्मेट्रोल इसका एक जेनरिक होता है। तो वो स्टीरॉयड का जो लो डोज का था उसके साथ LABA लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट जो है रिसेप्टर दे देंगे।
बीटा रिसेप्टर एगोनिस्ट दे देंगे और उससे मसला हल हो सकता है, या हो सकता है कि वो आपका जो लो डोज का इनहेल्ड कार्टिकोस्टेरॉइड था उसको मीडियम डोज में ले जाएं। तो ये एक हाल है। और जब भी जरूरत पड़ेगी, अटैक होता है, तो आपने हर सूरत वो आपके डॉक्टर आपको सैल्ब्यूटामोल का इनहेलर का जरूर बताएंगे कि उस वक्त आपने ये पंप ले लेना है। अब आखिरी जो कैटेगरी है वो है स्वेयर परसिस्टेंट के, जिसमें अक्सर मरीज को हर वक्त ही सांस की खराबी रहती है। तो अगर ऐसी सूरत हाल है तो फिर आपको जो आपका डॉक्टर है वो हाई डोज जो इनहेल्ड कार्टिकोस्टेरॉइड है, जो मैंने बात की थी कि स्टेरॉइड का जो इनहेलर होता है, तो वो देंगे। और इसी तरह से हो सकता है कि वो आपको साथ देंगे लाजमी जो लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट का जो इनहेलर है, जैसे साल्मिट्रोल का मैंने कहा है। और बाज़ का तो वो आपको साथ जो सैल्ब्यूटामोल जो है शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट, उसकी गोलियां भी साथ दे देते हैं। और साथ वो लाजमी तजवीज़ करेंगे आपको कि आपको जब भी सांस खराब हो तो आपने जो सैल्ब्यूटामोल का इनहेलर है वो भी साथ लेना है, गोलियों के अलावा मैं बात कर रहा हूँ। इसके अलावा बाज़ औक़ात जो डॉक्टर हैं वो, मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया था कि शॉर्ट एक्टिंग मस्क्रीनिंग एंटेगोनिस्ट होते हैं, जैसे इप्राट्रोपियम। लेकिन बाज़ औक़ात लॉन्ग एक्टिंग भी ये दवाई होती है जो मस्क्रीनिक एंटेगोनिस्ट की, उसे हम कहते हैं टायोट्रोपियम, बड़े मशहूर, यानी ये जेनरिक ही है ये भी। तो आपका डॉक्टर आपको इनहेलर दे देता है, ये भी वो कैप्सूल होता है जिसको रख के आपने पफ अंदर खींचना होता है, तो वो भी ये काम करता है। तो अगर आप बचना चाहते हैं दमा के बार बार अटैक से, तो आपने उन तमाम जो एलर्जी वाली चीज़ें हैं, जो ठंडी चीज़ें हैं, जो आपको स्ट्रेस वाली हालत है, जो दर्दों की दवाइयाँ हैं, तो उनसे बचना है। और बाज़ का छोटे बच्चों में क्या होता है कि बच्चों में जो बार बार उनके गले ख़राब होते हैं और सांस साथ हो जाता है, तो उनको भी दमा का चांस हो सकता है। तो ज़रूरी है कि आप अपने जो बच्चों के स्पेशलिस्ट हैं उनको ज़रूर चेक करवाएं। और खुदा ना खास्ता अगर किसी मरीज़ को ये सांस की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो और बेहतर ना हो रही हो, और उसको होंठ नीले पड़ रहे हैं और ऑक्सीजन जो है वो कम हो रही है, और हमारे जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड 50 से ज़्यादा चली जाए, ऑक्सीजन 50 से कम हो जाए, तो उसके बाद फिर और आप कोई भी मरीज़ जो है वो सांस ले लेके थक जाए। पता कैसे चलता है कि हम जब एबीजीज या वो जो ब्लड का सैंपल करवाया था उसमें पीएच नॉर्मल हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल हो जाती है, तो आपका डॉक्टर आपको या आपके रिलेटिव्स को, या खुदा न खास्ता अगर आपकी फैमिली में कोई है तो उसके बारे में बता देते हैं कि आपका मरीज़ थक रहा है, आपका मरीज़ उस तरफ जा रहा है कि हो सकता है हमें इनको मसनूई सांस की जो मशीन है जिसको वेंटिलेटर कहते हैं तो उस पर डालना पड़े। बहुत दफ़ा हम डालते हैं मरीज़ों को और ये मरीज़ अक्सर बेहतर हो जाते हैं। तो ऐसी सूरत में कोशिश करें कि डॉक्टर के फैसले के हिसाब से अपना फैसला ज़रूर करें। ये थी कुछ दमा के बारे में कुछ बातें। हो सकता है कि थोड़ी वीडियो आपको कॉम्प्लिकेटेड लगे, लेकिन सब कुछ बताना भी ज़रूरी था। लेकिन कोशिश तो मेरी होती है कि मैं कम से कम टेक्निकल जो लैंग्वेज है वो इस्तेमाल करूं, लेकिन हर चीज़ जो है वो टेक्निकल लैंग्वेज इस्तेमाल किए बगैर भी नहीं बताई जा सकती। तो आपके ज़हन में अगर कोई अस्थमा से मुतल्लिक सवाल आए तो आप मुझसे ज़रूर पूछें। मेरी कोशिश होगी कि जिस हद तक मुमकिन हो मैं आप लोगों को गाइड करूं, और आपके नीचे जो कमेंट्स होंगे उनके अंदर जो सवाल होंगे मैं कोशिश करूंगा उनमें से जो भी सवालों का मैं जवाब दे सकूं तो मैं इस पर भी एक फॉलोअप वीडियो बना दूंगा। अब अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।